नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में दोस्तों मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है जानना शुरू किया था, जिसको जो है 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसके समय की यदि बात की जाए तो अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है इसका समय रहा था, याद रखेंगे। और दूसरा था दोस्तों मध्य पाषाण काल, जिसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक था। और तीसरा पार्ट था दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय 4,000 BC से 2,500 BC तक जो है रहा था, जिसमें से हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जो है पढ़ चुके थे। जिसमें यदि हमने बात की थी दोस्तों 2 मिनट इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। यानी इसमें मानव का जीवन कैसा था। मानव का जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। आग के साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिले हैं। और इसके एविडेंस यानी साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो चीन की एक गुफा थी चाओजू गोजियन, तो यहाँ से जो है आग के साक्ष्य जो है मिले थे, याद रखेंगे। और आज की हमारी क्लास शुरू होती है मध्य पाषाण काल से, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक था। और फिर इसके बाद हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे और फिर ताम्रपाषाण कालीन के बारे में, याद रखेंगे। बस इतना ही जो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल। तो पहला हमारा टॉपिक शुरू होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था। 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था, याद रखें दोस्तों। मध्य पाषाण काल की यदि बात कर रहे हैं तो इसके समय की यदि बात की जाए तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। अब यहाँ पर बात आती है, जो मध्य पाषाण काल है इसका अध्ययन यानी इसकी स्टडी जो है किसने की थी। तो अध्ययन की यदि बात करते हैं, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। 1867 में जो है CL काइल के द्वारा, याद रखें दोस्तों, CL काइल के द्वारा जो है मध्य पाषाण काल का जो है अध्ययन किया गया था। अब इसके अध्ययन की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रयोग किया गया था मध्य पाषाण काल में, जिनको जो है दोस्तों माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है माइक्रोलिथ क्या होता है। तो मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे पत्थर थे तो उनको जो है माइक्रोलिथ कहा गया है। शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी हमने पुरापाषाण काल में जाना था मानव को जो है शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी बहुत थोड़ा जो है ज्ञान था शिकार का। लेकिन मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो मानव को जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। और इस समय जो है तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगा था। यहाँ से पूछा गया है तीर कमान का प्रयोग जो है मानव ने किस काल में किया था, तो मध्य पाषाण काल में जो है किया था। और बात आती है पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य भी जो है मध्य पाषाण काल से जो है मिले हैं। अब ये मध्य पाषाण काल से तो है मिले हैं। अब इसके एविडेंस जो साक्ष्य हैं वह किस स्थान से मिले हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, बाजोर राजस्थान में। तो इन दोनों जगह से जो है पशुपालन के साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं। और मानव ने जो है अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था, तो कुत्ता को जो है अपना पहला मानव ने जो है पहला पालतू पशु जो है बनाया था, याद रखेंगे। और साथ ही इस काल में जो है शब्द अपनाने की भी जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे, पहले इनको जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। जानी
ये छोटे छोटे पत्थर जो है इनको किस नाम से जाना गया है? तो माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया है। माइक्रोलिथ के नाम से जो है इनको जाना गया है। याद रखें दोस्तों, इसी मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। ये भी जो है आपको याद रखना है, याद रखेंगे। यानी शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ था मानव को? तो ये मध्य पाषाण काल में जो है हुआ था। तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया था? तो तीर कमान का प्रयोग जो है इसी काल में किया था। तीर कमान का प्रयोग याद रखें दोस्तों, तीर कमान का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? तो तीर कमान का प्रयोग भी जो है मध्य पाषाण काल में जो है शुरू किया था। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों, दो जगह से जो है साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। बाजोर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। इन दोनों जगह से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। याद रखें दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य किस काल से मिले ऐसा पूछा जाता है। यानी यहाँ से जो है क्वेश्चन पशुपालन के बारे में किस तरह से पूछा जाता है? तो मध्य पाषाण काल में क्वेश्चन पूछा जाता है पशुपालन के साक्ष्य जो है किस काल से मिले? तो मध्य पाषाण काल से जो है मिले हैं। लेकिन एविडेंस पूछा जाए पशुपालन के साक्ष्य यानी एविडेंस किस स्थान से मिले? तो आदमगढ़ से मिले जो कि मध्य प्रदेश में है। बाजोर से मिले जो कि राजस्थान में है। अब मानव के द्वारा पहला पालतू किसको बनाया गया था? पहला पालतू पशु याद रखें दोस्तों, पहला पालतू पशु की यदि बात की जाए तो कुत्ता था। याद रखें दोस्तों, कुत्ते को जो है मानव ने पहला पालतू पशु जो है बनाया है। या तो ये आपको याद रखना है। यानी अध्ययन की बात की जाए तो 1867 में CL काइल के द्वारा मध्य पाषाण काल का जो है अध्ययन किया गया था। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, जिनको जो है माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। शिकार का जो है मानव को इस काल में पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसी काल में जो है तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। इसी काल से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बाजोर राजस्थान से। मानव का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। याद रखें दोस्तों, कुत्ता था। अब बात आती है शब्द अपनाने की। प्रथा की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले शब्द। दोस्तों, जब कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जो है शव जो है कहा जाता है। तो इसी काल में जो है शव दफनाने की प्रथा यानी डेड बॉडी को दफनाने की प्रथा यानी ज़मीन में दफनाने की प्रथा जो है किस काल में शुरू हुई थी? तो ये मध्य पाषाण काल में जो हुई थी। लेकिन इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है कहाँ कहाँ से मिले? एक जगह पड़ती है लेखिया, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ती है। यहाँ से जो है 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। एक जगह पड़ती है महादा, ये भी यूपी में पड़ती है। यहाँ से जो है युगल समाधि मिली है। एक यूपी में जगह और पड़ती है दमदमा, यहाँ से जो है एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। और लंगनाथ जो कि गुजरात में पड़ती है, लंगनाथ जगह, यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो है मिली हैं। और इन्हीं साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो है पाया गया है कि इस काल में जो है मानव की डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता होगा। याद रखें दोस्तों, इसी प्रकार से जो है अनुमान जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शव दफनाने के यानी शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हो। याद रखें दोस्तों, शव दफनाने की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? तो शव दफनाने की शुरुआत जो है ये हुई थी मध्य पाषाण काल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके साक्ष्य यानी एविडेंस की यदि बात की जाए तो कहाँ कहाँ से जो है मिले? तो सबसे पहला आता है लेखिया। लेखिया कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, यूपी में पड़ता है लेखिया। यूपी मिर्ज़ापुर से, लेखिया यूपी मिर्ज़ापुर से जो है 17 नर कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। याद रखें दोस्तों, 17 नर कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। और कौन सी जगह से जो है प्राप्त हुए हैं? महादहा से। महादहा यूपी से जो है दोस्तों युगल समाधि मिली है। याद रखेंगे दोस्तों, युगल समाधि जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। और कहाँ से जो है मिले हैं? दमदमा यूपी से।
दमदमा यूपी से जो है क्या मिला है, एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए। याद रखें दोस्तों, एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल जो है प्राप्त हुए। चौथा है लंगनाज। लंगनाज कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में जो है पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है, पशुओं की हड्डियाँ। याद रखेंगे, पशुओं की हड्डियाँ जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यानी शब्द अपनाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी, तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले, लेखिया यूपी मिर्जापुर से, यहाँ से जो है 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। महादहा यूपी से युगल समाधि मिली है। दमदमा यूपी से एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंगनाथ जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। अब मध्य पाषाण काल के जो है प्रमुख स्थल यानी प्रमुख साइट की यदि बात की जाए, तो कुचाई जो कि झारखंड में पड़ती है, वर्तमान झारखंड में है। और जलहल्ली जो कि वर्तमान कर्नाटक में पड़ती है, जलहल्ली साइट, याद रखेंगे। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कुचाई, याद रखेंगे। कुचाई वर्तमान झारखंड में पड़ती है, ये वाली साइट, याद रखेंगे। और दूसरे की यदि बात की जाए जलहल्ली। जलहल्ली कहाँ पे पड़ती है, वर्तमान कर्नाटक में, याद रखें। तो सब वर्तमान कर्नाटक में, यानी ये दोनों साइड जो है किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण काल के हैं। तो हमारा मध्य पाषाण काल जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने जाना है, एक बार इसका भी रिवीजन करेंगे। इसमें जाना है दोस्तों, इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया है, जिसको माइक्रोलिथ जो है कहा गया है। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था इस काल में, तीर कमान का प्रयोग करने लगा था, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ बाजौर से जो है मिले हैं। पहला पालतू कुत्ते को बनाया था, पहला पालतू पशु। शब्द अपनाने के साक्ष्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिले, इन सभी के बारे में जो है जाना है। इसके प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए, कुचाई और जलहल्ली, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात की जाए, तो नवपाषाण काल का समय कब से कब तक रहा था, तो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है इसका समय रहा था। और इस काल की यदि बात की जाए, तो इस काल में जो है मानव बर्तन बनाना जो है सीख चुका था। और इसके साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्रयागराज यूपी से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी बर्तनों के। कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी किस काल से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, और मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, बेलन नदी के किनारे पर। मेहरगढ़ सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी, याद रखेंगे दोस्तों। पूछा जाता है सबसे पुरानी कृषि बस्ती कौन सी थी, तो सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, बेलन नदी के किनारे। अब पहली फसल की यदि बात की जाए, तो पहली फसल क्या थी मानव की, पहली फसल थी जौ, याद रखेंगे। और नवपाषाण काल में ही जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, और पूजा के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं, याद रखेंगे। पूजा के साक्ष्य जो है मिले हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों की बात की जाए, तो संगनकल्लू, यहाँ से राग का टीला मिला है, जो कि कर्नाटक में, सोनघाटी मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और सिंहभूम झारखंड में। तो दोस्तों इन सभी को जो है आप लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात की जाए, तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था, 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है समय रहा था नवपाषाण काल का, याद रखें दोस्तों। नवपाषाण काल का समय जो है कब से कब तक रहा था, तो ये 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहा था। इस काल की यदि बात की जाए, तो इस काल में जो है मानव ने बर्तन बनाना जो है सीख चुका था, बर्तन बनाना जो है सीखा था। अब बर्तनों के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, यानी बर्तनों के साक्ष्य की यदि बात की जाए, तो प्रयागराज यूपी से, याद रखेंगे। प्रयागराज यूपी से जो है किसके साक्ष्य मिले हैं, तो प्रयागराज यूपी की यदि बात की जाए, तो यहाँ से जो है बर्तन बनाने के जो है साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही जो है इस काल से जो है कृषि के साक्ष्य भी जो है मिले हैं, लिखेंगे कृषि के साक्ष्य की यदि बात की जाए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि के साक्ष्य, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लिख लेते हैं मेहरगढ़ से, याद रखें दोस्तों। मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। कहाँ पे पड़ता है,
वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है? बेलन नदी के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? बेलन नदी के किनारे पर पड़ता है। और जो ये मेहरगढ़ है, ये जो है कृषि सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी, सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। याद रखें दोस्तों, सबसे पुरानी कृषि बस्ती की यदि बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। और सबसे पहली फसल की यदि बात की जाए, लिखेंगे पहली फसल। पहली फसल की यदि बात की जाए तो पहली फसल कौन सी थी? जौ जो है पहली फसल थी, याद रखेंगे। यानी नवपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक इसका समय रहा था। इस काल में मानव ने बर्तन बनाना सीखा था, जिसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्रयागराज यूपी से जो है मिले हैं। कृषि के साक्ष्य भी जो है इसी काल से मिले हैं। किसी स्थान से? मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, बेलन नदी के किनारे पर। मेहरगढ़ सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। और पहली फसल की यदि बात की जाए तो जौ जो है पहली फसल थी, याद रखेंगे। अब देखेंगे पहिए का आविष्कार और पूजा के साक्ष्य जो है किस काल में मिले हैं, तो ये इनकी बात करते हैं। पहिए का आविष्कार, याद रखें दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपको पता होना चाहिए नवपाषाण काल में जो है हुआ था। पूजा के साक्ष्य, पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाण काल से जो है मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? नवपाषाण काल से जो है मिले हैं। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से, यानी प्रमुख साइट कौन कौन से, इनके बारे में जो है देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है दोस्तों संगनकल्लु। संगनकल्लु की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है? संगनकल्लु पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। और इस संगनकल्लु की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है राख का टीला मिला है, याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ से जो है राख का टीला जो है मिला है। और यदि दूसरी साइड की बात की जाए तो सोन घाटी, याद रखेंगे सोन घाटी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है सोन घाटी? मध्य प्रदेश में पड़ती है सोन घाटी। इसके बाद आती है दोस्तों बेलन घाटी, याद रखेंगे। बेलन घाटी कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है बेलन घाटी। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ती है बेलन घाटी। यदि सिंहभूम की बात की जाए, सिंहभूम कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में, याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड में जो है पड़ता है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए तो संगनकल्लु कर्नाटक में है। और यहाँ से जो है राख का टीला मिला है। सोन घाटी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सोन घाटी। बेलन घाटी की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में। सिंहभूम की यदि बात की जाए तो झारखंड में जो है पड़ता है, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में जो है पड़ता है। अब देखेंगे दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी तांबे की खोज हुई थी इस काल में, लिखेंगे ताम्र पाषाण काल, याद रखें दोस्तों। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी, याद रखें दोस्तों, तांबे की खोज हुई थी। लिख लेते हैं तांबे की खोज। तांबे की खोज जो है किस काल में हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। ताम्रपाषाण काल में हुई थी। और ताम्रपाषाण काल ना दिया हो तो नवपाषाण काल आपको लगाना है, याद रखेंगे। तो सबसे पहला अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु भी जो है कौन सी थी? तो तांबा थी। इसको भी लिखेंगे मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी, याद रखेंगे। कौन सी थी? तांबा थी। ये भी जो है आपको अच्छे से जो है याद रखना। यानी पहले जो है सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। तांबे के बाद कांसा थी, जो कि कांसा जो है एक मिश्र धातु होती है, तांबा और टीन से जो है मिलकर बनी होती है। तांबे के बाद लोहा। और लोहा जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है
इसका जो है प्रयोग होगा। और इसके साक्ष्य की यदि बात की जाए तो यूपी के एटा में जो है अतरंजी खेड़ा पड़ता है और यहाँ से जो है लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसको जो है लिख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। यानी सबसे पहले मानव द्वारा तांबा प्रयोग किया गया, तांबे के बाद जो है कांसा प्रयोग किया गया था, कांसा, जिसको ब्रॉन्ज जो है कहा जाता है। और ये जो है एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु का मतलब है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। यानी कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी है? तो तांबा प्लस टीन से मिलकर बनी है। तो इन दोनों के मिलने से जो है कौन सी धातु बनती है दोस्तों? कौन सी धातु बनती है? कांसा बनती है। याद रखेंगे दोस्तों, कांसा यानी ब्रॉन्ज जो है बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कांसे के बाद जो है लोहा, याद रखेंगे दोस्तों, लोहा। लोहे का प्रयोग जो है किस काल में होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में। याद रखें दोस्तों, जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। जिसका समय जो है उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है इसका समय रहेगा। और इसी काल में जो है हम लोहे के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब लोहे के साक्ष्य की यदि बात की जाए, इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में एटा, याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एटा पड़ता है और एटा के अतरंजी खेड़ा से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, यानी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, यानी जहाँ पर जो है तांबे की बहुत अधिक मात्रा में जो है प्राप्ति हुई है। जैसे बनास संस्कृति की यदि बात की जाए तो ये राजस्थान में पड़ती है। इसे जो है ताम्बती भी जो है कहा जाता है। अब इसको ताम्बती कहने का कारण या रीजन क्या है? तो यहाँ से जो है तांबे का बहुत बड़े मात्रा में जो है प्राप्ति हुई है। याद रखेंगे। दूसरी है कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। तीसरी है मालवा संस्कृति MP के यानी मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में। और चौथी है जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, ये सभी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हैं जहाँ से जो है तांबे की अधिकतम मात्रा में जो है प्राप्ति हुई है, इसलिए इनको ताम्रपाषाणकालीन जो है संस्कृतियाँ जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इनको जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, यहाँ याद रखें दोस्तों, संस्कृतियाँ तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं दोस्तों बनास संस्कृति। बनास संस्कृति, आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बनास संस्कृति कहाँ पर है? तो बनास संस्कृति कहाँ पर है? राजस्थान है। और बनास संस्कृति जो है कौन सी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति, ये भी आपको याद रखना है। और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति याद रखेंगे कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में। याद रखें दोस्तों, बनास संस्कृति जो है राजस्थान में है। और इसे बनास संस्कृति को जो है और क्या कहा जाता है यहाँ पर लिख लेते हैं। इसे ताम्रपति भी जो है कहते हैं। ताम्रपति भी कहते हैं। ताम्रपति कहने का मतलब क्या है? यानी ताम्रपति लिखेंगे बड़े पैमाने पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है। लिखेंगे बड़े पैमाने पर तांबा प्राप्त हुआ है बनास संस्कृति से, इसीलिए जो है इसको ताम्रपति भी जो है कहा जाता है। दूसरी संस्कृति कौन सी है? कायथा संस्कृति। याद रखेंगे दोस्तों, कायथा संस्कृति। दूसरी कौन सी संस्कृति है? कायथा संस्कृति। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ती है कायथा संस्कृति। आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। और तीसरी है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति की यदि बात की जाए तो मालवा संस्कृति कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है MP के यानी MP मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में। नाबदा टोली में पड़ती है मालवा संस्कृति। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है जोरबे संस्कृति। कौन सी? जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में। याद रखेंगे इनाम गांव और सोने गांव में जो है पड़ती है। तो ये कौन सी संस्कृतियाँ हैं? ये चारों जो हैं
ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ बनास संस्कृति राजस्थान में, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, नाबदा मालवा संस्कृति एमपी के नाबदा टोली में, और जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के नागगांव और सोने गांव में। और ये सभी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो हैं ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं या शहरी संस्कृतियाँ थीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी संस्कृतियाँ जो हैं ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। याद रखें दोस्तों, कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।